ओके सो अब जो अपन चैप्टर चालू कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली इक्विलिब्रियम. ठीक है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री नहीं, इन जनरल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इससे तुमको चीज़ें समझ में आती है कि हाउ नेचुरली थिंग्स एक्चुअली अकर. थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम दीज आर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स. ओके, तो इनके इक्वेशंस अपने को जैसे इवन इन इक्विलिब्रियम यू विल सी समथिंग लाइक डेल्टा जी वाला इक्वेशन. ठीक है ना, वो सब तो थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन के साथ इसको कनेक्ट करते हैं अपन. ओके, सो गोना सी दैट. Okay, so before we actually go and discuss equilibrium, let's take a little bit of idea about what this topic is about. ठीक है ना. तो सबसे पहले रिमेंबर दैट हमने थर्मोडायनामिक्स में देखा था कि रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है. मतलब कोई भी प्रोसेस अगर है तो वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इसके बारे में अपन ने देखा था. बराबर है. बट इन इक्विलिब्रियम हम देखते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो कहाँ तक हो सकती है. तो इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं एक्सटेंट. ठीक है, एक्सटेंट बेसिकली अगर मान लो कोई प्रोसेस ऐसी है जो अनफेवरेबल है. ठीक है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं होगा. ओके, तो ये प्रोसेस भी कुछ हद तक होगी. हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि ये प्रोसेस किस हद तक हो सकती है. ठीक है, अगर फेवरेबल है तो ज़्यादा होगी, अनफेवरेबल है तो बहुत कम होगी. दैट इज़ द काइंड डायनामिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं. ठीक है, अब इसको अपन केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं बेसिकली. और हम लोग देखते हैं कि जब कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो कुछ एक्सटेंट तक हुई है. ओके, पूरी नहीं हो रही है, ऑब्वियसली नथिंग इज़ 100%. तो कुछ एक्सटेंट तक हो रही है. इट कुड बी 90%, इट कुड बी 80%, इट कुड बी 50%, 30%, 10%, और इट कुड जस्ट बी 1 और 2%. ठीक है, किसी भी एक हद तक ये रिएक्शन हो रही है. तो हम देखते हैं कि वो हो जाने के बाद, रिएक्शन हो जाने के बाद मतलब कि जो भी एक्सटेंट है उस एक्सटेंट तक जाने के बाद उस रिएक्शन मिक्सचर का कंटेंट क्या है. ठीक है, उसमें कॉन्सेंट्रेशंस जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या क्या बचे हैं. ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि अगर जैसे मैं रिएक्शन कर रहा हूँ कोई ए टू बी. ठीक है, ए टू बी कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, और जनरली अगर इक्विलिब्रियम देना है तो मेरे को इस तरह के एरोज दिखाना पड़ता है. ठीक है, इक्विलिब्रियम के एरोज होते हैं ये. तो ये दिखा रहा हूँ मैं कि देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम बेसिकली. मतलब रिएक्शन हुई है, कुछ हद तक हुई है और उसके बाद जाके रुक गई बेसिकली, उसके आगे हुई रिएक्शन नहीं जा रही है. अगर मान लो मेरे को कोई प्रोडक्ट चाहिए इसमें. ओके, लेट्स से कि आई वांट बी टू बी द फाइनल प्रोडक्ट. तो उस केस में मैं देख सकता हूँ कि इसको मैं सामने की तरफ किस तरह से ढकेल सकता हूँ. ओके, मेरे को ज़्यादा बी मिलना चाहिए, इस तरह से किस मतलब कौन सी कंडीशंस में मैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं अपन कि किस तरह से अपन कंडीशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि मेरे को ज़्यादा बी मिले, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बी एट अ रीजनेबल रेट. दैट इज़ व्हाट दिस चैप्टर इज़ अबाउट. तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि लेट्स कंसिडर अ बीकर. एक ओपन बीकर ले लिया अपन ने, एक बीकर ले लिया और उसमें कुछ वाटर है बेसिकली. ठीक है ना, और इसको ओपन रखा है और इसको मैंने कुछ दिन तक वैसे ही रख दिया, कुछ देर तक वैसे ही रखा. ठीक है, तो मेरे को क्या दिखेगा, कुछ टाइम के बाद जब देखूंगा मैं इसको तो सेम बीकर में आई विल सी सम लेस अमाउंट ऑफ वाटर. बराबर है. कुछ और टाइम पास हो जाने के बाद आई विल सी कि पानी पूरे के पूरा उड़ गया है. इजंट इट? दिस इज़ बेसिकली कि कितने रेट से हो रहा है वो अपन काइनेटिक्स में सीखेंगे, लेकिन हो रहा है ये कि पानी यहाँ से कम होते जा रहा है, इवापोरेट होते जा रहा है और एट आफ्टर सम पॉइंट पानी बिल्कुल कम हो जाएगा. ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग करते हैं कि एक इससे कवर कर देते हैं. ओके, किसी इससे कवर कर दिया मैंने, किसी दूसरे बीकर के साथ या किसी दूसरे फ्लास्क से या किसी लिड से इसको मैंने कवर कर दिया. ठीक है, क्या अब इवापोरेशन होगा? मैक्सिमम लोग जो है वो बोल रहे हैं नहीं हो रहा है. ठीक है, मैं बोलता हूँ इवापोरेशन अभी भी हो रहा है. जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इवापोरेट होके यहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे वो आ जाएंगे. ठीक है, लेकिन ये एस्केप नहीं हो सकते. दिस इज नाउ अ क्लोज्ड सिस्टम. ओके, इवन इन दिस केस द इवापोरेशन इज एक्चुअली हैपनिंग. ध्यान में रखना, इवापोरेशन तो हो रहा है बट इवापोरेशन इज मतलब ये जो पानी है ये बाहर नहीं जा रहा है. ठीक है, तो पानी वही के वही रुका हुआ है. तो ये कब तक इवापोरेट होते रहेगा यहीं पे पानी? फॉरएवर नहीं ना. होगा क्या कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि देयर इज़ अ इवापोरेशन हैपनिंग.
ओके और इवापोरेशन जो होता है वो सरफेस से हो रहा है, तो जो सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो इवापोरेट हो रहे हैं। और इवापोरेशन रिमेंबर इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है, और ये ऊपर के एरिया में आके बैठ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एट सम पॉइंट क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, दीज मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स रैंडमली जब वो कोलाइड कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो कोलाइड विद द वाटर, बराबर है ना। रैंडमली वो मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ भी कोलाइड होंगे और उस समय ये पानी में घुल जाएंगे। इसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये जो डाउनवर्ड वाला जो मोमेंट है वाटर का, ठीक है, या गैस पार्टिकल्स का वाटर वेपर का इनटू द वाटर, इसको अपन बोल रहे हैं कंडेंसेशन। और जो अपवर्ड वाला मोमेंट है उसको अपन बोल रहे हैं इवापोरेशन। ओके, सो इसेंशियली एट सम पॉइंट, ओके, रेट ऑफ, अगर स्टार्टिंग में अगर अपन देखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट इन स्टार्टिंग सिचुएशन, ओके, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ओके, रेट ऑफ इवापोरेशन इज गोइंग टू बी मच हायर इन द बिगिनिंग, ठीक है। धीरे धीरे रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, सो कंडेंसेशन का रेट जो है वो कम रहेगा। ओके, लेकिन एट सम पॉइंट ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मतलब यही कि यही इवापोरेशन हो रहा है और वही के वही कंडेंसेशन हो रहा है। जब अपन ने पानी रखा और उसको जस्ट कवर किया तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल सैचुरेट हो रहे हैं, जैसे जैसे सैचुरेट होंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिस्टिकली ध्यान में रखो ये मॉलिक्यूल्स पानी को हिट करने की चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे। तो कंडेंसेशन का रेट बढ़ते जाएगा, इवापोरेशन का रेट कम होते जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों रेट कैसे है, इक्वल है। ओके, सो रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसलिए अगर हम देखेंगे थोड़ी देर बाद तो पानी का लेवल जो है वो मेरे को सेम दिखेगा। समझ में आया? इस केस में पानी का लेवल मेरे को सेम दिखेगा, हमको ऐसा लग रहा है कि इवापोरेशन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कंडेंसेशन भी हो रहा है उतने ही रेट से। तो इसलिए इफ़ यू लुक एट इट नथिंग इज हैपनिंग। अगर मैक्रोस्कोपिकली देखते हो तो तुमको ऐसा दिखेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली पानी इवापोरेट भी हो रहा है, पानी कंडेंस भी हो रहा है। समझ में आया? रेट सेम रहने की वजह से we don't see any change in the level of the water. That position is what is called as equilibrium. ठीक है, this is a very good example to understand what the equilibrium is. Equilibrium बोले तो everything is happening, right? But they are happening मतलब forward और backward दोनों processes हो रहे हैं, लेकिन they are happening at the same rate. Okay? For example, जैसे AC में तुम बैठते हो, देखिए एयर कंडीशन मैंने चालू कर दिया, बैठा हो AC इसमें। अब स्टार्टिंग में जब रूम गर्म है, मैंने AC जस्ट स्टार्ट किया, ठीक है, तो तुमको मालूम है कि एयर कंडीशन आवाज़ करता है। ओके, और यहाँ पे भी रेट ऑफ कूलिंग कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने जो टेम्परेचर सेट किया, मान लो कि मैंने AC का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस ऐसा सेट कर दिया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर तक AC कूलिंग इफेक्ट करते रहेगा, ठीक है। जैसे ही ये टेम्परेचर आ जाता है, अब AC जो है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रीच हो गया, ठीक है। टेम्परेचर रीच हो गया, AC हो जाएगा स्टॉप। अब जो बाहर की गर्मी है वो इसको हीट करना चालू कर देगी रूम को फिर से। जैसे ही टेम्परेचर इससे बढ़ेगा, AC फिर से स्टार्ट होगा और इसको कूल करेगा। आजकल ये डबल इन्वर्टर AC आ रहा है, एयर कंडीशनर डबल इन्वर्टर, दे बेसिकली दे आर कॉन्स्टेंटली रनिंग, ठीक है, दे आर कॉन्स्टेंटली रनिंग। तो ये टेम्परेचर वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। अब कैसा मेंटेन रखेंगे? जितना हीट बाहर से अंदर आ रहा है उतना ही ये कूल कर रहे हैं उसको। तो हीट ऑफ सो रेट ऑफ हीटिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग जो है ये दोनों सेम हो रहे हैं। मैं फिजिक्स में नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू से कि देयर इज नो सच थिंग एज कूलिंग। कूलिंग इज बेसिकली रिमूविंग द हीट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट इज ट्रू, ऑल ट्रू, ठीक है। हम जस्ट एक जनरल एग्जांपल लेना चाहते हैं, वांट टू डिस्कस कि रेट ऑफ हीटिंग एंड रेट ऑफ कूलिंग जब सेम हो जाएगा तो रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो दोनों चीज़ें हो रही है। इट सीम्स लाइक नथिंग इज हैपनिंग, बट it is happening at the same rate in both direction. Okay, so let's talk about equilibrium
equilibriums are basically reversible reaction. For example, you take A and B, right? A and B देख रहे हैं अपन, और हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम, ओके, A जो है वो B में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि सारे के सारा A B में कन्वर्ट हो गया. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट गॉट कन्वर्टेड इन टू B. तो दो चीज़ें हमको आती है कि रिएक्शन कब तक हो रही है, बेसिकली हाउ फार द रिएक्शन इज गोइंग, एंड सेकंड चीज़ आती है कि हाउ फास्ट इट इज़ गोइंग. सबसे पहले देखो, इज इट पॉसिबल, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि ये रिएक्शन इज इट पॉसिबल, तो इसका आंसर हमको कौन से टॉपिक से मिलेगा? थर्मोडायनामिक्स से. ठीक है, इसका रिएक्शन, इसका आंसर जो मिलेगा आपने को वो मिलेगा थर्मोडायनामिक्स. हाउ फार विल इट गो, कब तक जाएगी ये रिएक्शन, इसका आंसर हमको इक्विलिब्रियम से मिलता है. और हाउ फास्ट इट विल गो, इसका आंसर अपने को काइनेटिक्स से मिलता है, जो कि 12th में है. ठीक है, सो ये अपन 12th में पढ़ेंगे काइनेटिक्स बेसिकली, लेकिन थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉपिक अपने को 11th में है. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी स्टडी द रिएक्शंस. ओके, तो हम मान लेते हैं कि देयर इज अ रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम A to B. ओके, and let's say whatever the extent is, it is going to certain point and it will come to a stop at certain point. कुछ देर के बाद क्या लगेगा कि neither the concentration of A or B is changing. ठीक है ना, स्टार्टिंग में अपने को क्या दिखेगा कि A का concentration जो है वो ज़्यादा है. सबसे पहले स्टार्टिंग में there is only A, no B. बराबर है, B फॉर्म ही नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट किया रिएक्शन. जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वैसे वैसे अपने को क्या दिखेगा कि A का concentration जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और B का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों के वो सेम रहेंगे. उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेशन जो है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, दे आर गोइंग टू रिमेन सेम. इस पॉइंट को अपन बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम, और इस पॉइंट पे जो रिएक्शन है उसको अपन बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, so these are reversible reaction which are basically very common in nature. Almost all reactions are reversible. ठीक है, almost all reactions are reversible from equilibrium point of view. ठीक है, equilibrium point of view से सारी reactions कैसी है, रिवर्सिबल है, क्योंकि वो 100% नहीं होती, कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है टू सम एक्सटेंट, उसके बाद रुक जाए. थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ऑल रिएक्शंस आर इररिवर्सिबल बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इररिवर्सिबल क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, रिटर्न नहीं होते. ठीक है, सो ये जो टर्म है रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल, ये इक्विलिब्रियम में अलग मीनिंग लाता है और थर्मोडायनामिक्स में अलग मीनिंग लाता है. ठीक है, बट रिमेंबर दैट एट इक्विलिब्रियम there is a reversibility of the reaction, right? There is a equilibrium point. So what happens at equilibrium? Equilibrium पे क्या होता है? Let's see a reaction. ठीक है ना, A to B ये reaction है, इसको अपन बोल रहे हैं it's a forward reaction. ठीक है, इसका reverse reaction लिखना है तो it is going to be B to A, that is the backward reaction और reverse reaction. ठीक है, अब होगा क्या at equilibrium, जो rate है दोनों का, forward reaction का rate और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, दोनों का रेट सेम हो जाएगा. द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी आर गोइंग टू बी कांस्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन ना तो ए का चेंज होगा ना तो बी का चेंज होगा एट इक्विलिब्रियम. ओके, ध्यान में रखना कि भले ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो रहा, ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एसी रूम में बैठे हो, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है रूम का. ओके, लेट्स से तुमने 22 डिग्री सेट किया है एसी का टेम्परेचर और 22 डिग्री बराबर मेंटेन रखा है एसी ने. इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है हीटिंग भी हो रहा है, कूलिंग भी हो रहा है, दोनों का रेट सेम है. यहाँ पे भी वही हो रहा है. इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी नहीं हो रहा है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें हो रही है, सेम रेट से हो रही है. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है ना, ये एक रेट है, इसको अपन RF बोलेंगे टू गिव यू B. ठीक है, और इसी का बैकवर्ड रिएक्शन इसको अपन RB बोल रहे हैं. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों रेट सेम हो जाएंगे. एट इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू RB. ठीक है, और रेट मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं ये इक्वेशन के लिए तुमको रेट इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ बेसिकली. ठीक है,
कुछ बुक्स में देर आर प्रैक्टिस ऑन दिस वन, बेसिकली इक्वेशंस दिए रहेंगे, इसका रेट इक्वेशंस तुमको लिखना है, लेकिन ये आता है तुमको काइनेटिक्स में, ध्यान में रखना। रेट इक्वेशन जब बोल रहे हैं, रेट बोले तो स्पीड, बरोबर है, रेट बोले तो स्पीड, तो रेट इक्वेशंस हमको आते हैं काइनेटिक्स में, ठीक है। लेकिन हमको रेट इक्वेशंस थोड़ी लिखने की आदत होनी चाहिए फॉर काइनेटिक्स। इक्विलिब्रियम में हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, कि देखो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, दोनों रेट सेम हो रहे हैं, ये प्रिंसिपल हम इक्विलिब्रियम में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम का, रिवर्सिबिलिटी। एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, ये हेबर प्रोसेस है, ठीक है ना। रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। मतलब क्या होगा कि मैंने कोई कंटेनर ले लिया जिसमें मैंने नाइट्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को कोई कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, हो सकता है प्रेशर अप्लाई करना पड़े, तो ये रिएक्शन कंडीशंस हो गए। अपन फिलहाल उसको थोड़ा बाजू में रखते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शन कंडीशंस को। बट जस्ट इमेजिन कि ये कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन डाल दिया और उसको प्रॉपर कंडीशन में रिएक्ट करवाया, तो अमोनिया बनेगा, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ये जो अमोनिया है दैट इज़ गोइंग टू बी मतलब दैट इज़ गोइंग टू स्टॉप फॉर्मिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेट जो इक्वेशन है और जो अपनी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ चुकी है। ओके, नाउ वी हैव एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा। ओके, इक्विलिब्रियम जो है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है सबसे पहले तो, ठीक है। कौन से फैक्टर्स के ऊपर इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा, ठीक है। ये फैक्टर्स किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे अपन या चेंज करें तो इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगा, ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका रेट इक्वेशन तुमको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये अपने को अभी फ़िलहाल काम का नहीं है रेट इक्वेशन, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकॉज ये अपने को आगे आएगा ही, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग इट मैं तुमको बता देता हूँ। सो रेट, ओके, तो रेट जब लिखते हैं अपन तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। सो रेट इज़ गोइंग टू बी के, ओके। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड के एफ कर सकते हो तुम इसको, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ N2, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, ओके, टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ओके, टू द पावर 3। इस तरह से अपन इसका रेट इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि जो रेट इक्वेशन हम थ्योरेटिकली निकालते हैं और प्रैक्टिकली निकालते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसका मतलब भी अपन आगे जानेंगे। बट दिस इज़ बेसिकली अ वे ऑफ राइटिंग अ रेट इक्वेशन। दिस इज़ फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी तरह से मैं बैकवर्ड के लिए भी लिख सकता हूँ। बैकवर्ड के लिए ये रिएक्शन रहेगा, सो इसका रहेगा रेट इज इक्वल टू, इसको मैं KB लिखता हूँ बैकवर्ड के लिए, ऑलराइट। एंड यहाँ पे NH3 इसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। So that is going to be the rate equation for these two equations, ठीक है। These are actually called as law of mass action, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। law of mass action इसको अपन बोलते हैं कि रेट जो है इक्वेशन का, ये थ्योरेटिकल लॉ है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, बेसिकली ये थ्योरेटिकल है। ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस रेज टू द पावर ऑफ देयर कोइफिशिएंट। वही कर रहे हैं ना अपन, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे रेज टू द पावर ऑफ कोइफिशिएंट, यहाँ पे कोइफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। सो ये अपन क्या कर रहे हैं, उनको पावर दे रहे हैं। इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसी से अपना इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनता है। इसीलिए मैंने ये इक्वेशन तुमको बताया अभी। सो रिमेंबर दैट एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस जो है वो दोनों हो रहे हैं, और दोनों का जो रेट है, ओके, दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल, ओके। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो बेसिकली कि दिस इज द रेट, ठीक है ना, दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दिस इज द रेट फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्टार्टिंग में लेट्स से देयर इज A to B, ये रिएक्शन है, तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ A है, B तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो A किसी एक स्पीड के साथ B में कन्वर्ट हो रहा है, इज इट? तो A का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो किस रेट से ये डिक्रीज होगा, ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा,
इसका कॉन्सेंट्रेशन है कितना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लिया, दिस इज़ ए, ठीक है। तो ए का रेट जो है वो ये दिखेगा अपने को, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। यू कैन सी दैट एट दिस पॉइंट ये ए आ गया, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। उसी तरह से उसका रेट भी डिक्रीज होते जाएगा। सो यू कैन सी जैसे जैसे ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ठीक है, वैसे वैसे उसका रेट भी डिक्रीज होगा। ओके, यू कैन ऑल्सो से कि बी देखो, बी, ठीक है ना। सो बी में क्या हो रहा है, बी स्टार्टिंग में तो बी बिल्कुल नहीं था, स्टार्टिंग में एट द पॉइंट ऑफ इट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो था, सो स्टार्टिंग एट ज़ीरो। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वैसे वैसे बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। सो बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेट भी इंक्रीज होगा। कैन यू सी दैट, रेट भी बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है, रेट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। सो ओवर टाइम इसका रेट क्या हो रहा है, बी का इंक्रीज हो रहा है, ओवर टाइम ए का रेट डिक्रीज हो रहा है, और ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे एट सर्टन पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट पे मान लो कि दोनों रेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट फॉरवर्ड, ओके, एंड दिस इज बैकवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है इसको अपन बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आया, दिस पॉइंट इज व्हाट वी कॉल एज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जब टाइम चले जाएगा रिएक्शन का, तो उस समय इक्विलिब्रियम आ जाएगा। उसके बाद राइट, रेट ऑफ दोनों, मतलब ये रेट और ये रेट, ये दोनों रेट इक्वल हो गए। अब ना तो ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, ना तो बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ इक्विलिब्रियम समझाने के लिए। बेसिकली लेट्स से देयर इज़ अ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, बड़ा सा एक कोई कंटेनर है, एंड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ टैप, ठीक है, देयर इज़ अ टैप यहाँ पे, या, और इसमें मैं पानी भर रहा हूँ, ठीक है, पानी भर रहा हूँ। सो आई एम एडिंग सम वाटर टू इट, ठीक है। सो ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर भर दिया है मैंने इसमें कुछ हद तक, ठीक है, और मैं पानी निकालता हूँ यहाँ से, वाटर आउट। अगर मान लो जितने स्पीड से मैं पानी डाल रहा हूँ उतने स्पीड से पानी बाहर भी जा रहा है, तो मेरे को क्या दिखेगा, पानी का लेवल सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ज़्यादा पानी डाल रहा हूँ और पानी का बहाव जो है बाहर की तरफ ये कम है, तो पानी क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। उस केस में इज़न्ट इट, टंकी भर जाएगी और ये ओवरफ्लो होने लगा। अगर उल्टा है, मान लो अगर पानी जितने स्पीड से मैं अंदर डाल रहा हूँ उससे ज़्यादा स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, तो ये जो है वो स्लो हो जाएगा। यस, कि जितने स्पीड से मैं पानी अंदर डाल रहा हूँ उससे ज़्यादा स्पीड से अगर बाहर जाएगा तो ये टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू, मतलब इसका लेवल जो है वो टैप का जो लेवल था उसी लेवल तक टैप का ये मेंटेन रहेगा। ओके, सो दिस पॉइंट जहाँ पे दोनों का लेवल, दोनों मतलब पानी यहाँ तक भरा हुआ है और मैं जो रेट से पानी अंदर डाल रहा हूँ उसी रेट से पानी बाहर भी जा रहा है, तो अब मेरे को लेवल जो है वाटर का वो कांस्टेंट दिखेगा। दैट इज़ बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में मेरे को देखने में तो ऐसा दिखेगा पानी का लेवल सेम है, लेकिन पानी आ भी रहा है और जा भी रहा है इक्वल रेट से। ओके, इसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस है इक्विलिब्रियम, मतलब कि दोनों चीज़ें हो रही है बट इट विल लुक लाइक नथिंग इज़ हैपनिंग। ओके ओके, सो दिस इज़ रेफर्ड एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हम अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल से देखें, जैसे इन दिस एग्जाम्पल जब अपन पानी का लेवल देख रहे थे, सो इट वॉज बेसिकली सेम, इज़न्ट, पानी का लेवल अपने को सेम दिख रहा था, तो इसको बोलता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। इट सीम्स लाइक नथिंग इज चेंजिंग, बट इफ यू लुक एट इट माइक्रोस्कोपिकली, राइट, बोथ द रिएक्शंस आर हैपनिंग, बोथ द प्रोसेस आर हैपनिंग, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। समझ में आ रहा है ना। सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट विल लुक लाइक
नथिंग इज हैपनिंग, क्योंकि दोनों जो प्रोसेसेस है दे आर हैपनिंग एट द सेम रेट. ठीक है. सो इक्विलिब्रियम इज अ macroscopically it is a static process, but microscopically it is dynamic. Okay, and same is applied to reactions also. ये ध्यान में रखना कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस अपन बोलते हैं, जो डेजिग्नेशन होता है दैट इज बेसिकली रैंडम. ठीक है, ये आर्बिट्ररी होता है. जैसे आई कैन राइट A to B और आई कैन राइट B to A. ठीक है, जिस हिसाब से तुमको क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से तुम इसको इंटरप्रेट करो. इट डजेंट रियली मैटर बेसिकली, क्योंकि दिस इज आर्बिट्ररी. कोई भी रिएक्शन मतलब जैसे अमोनिया का अपन ने फॉर्मेशन देखा, हेबर प्रोसेस, सो यू कैन शो इट एज द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया और यू कैन शो इट एज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया. ओके, बोथ प्रोसेस आर इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है. ओके, इन प्रिंसिपल ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शन. ऑलराइट, कुछ रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मतलब सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल है. ठीक है, एट सम पॉइंट दे विल ऑलवेज रीच एन इक्विलिब्रियम, बट एट इन सम केसेस जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत कम बचा होता है. ओके, बहुत कम. तो इसको अपन ऑलमोस्ट कंप्लीट या कंप्लीट मान के चलते बेसिकली. ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम आता है, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नॉट हैपनिंग रिएक्शन. ओके, बट ऑल रिएक्शंस यू कैन से आर रिवर्सिबल रिएक्शंस. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखो जिसमें अपन वेरीफाई करते हैं डायनामिक नेचर को. ठीक है, इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक प्रोसेस, तो इसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं यूजिंग सर्टेन एग्जांपल्स. तो जैसे मैंने H2 + I2 मिक्स कर दिया तो मेरे को 2HI मिलेगा. इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन है ना. हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों बड़े आसानी से रिएक्ट होते हैं, तो दोनों को एक चेंबर में डाल दिया मैंने तो मेरे को क्या मिलेगा, HI मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि इक्विलिब्रियम आने देता हूँ. ठीक है, वंस द इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड, मैंने ये अब इक्विलिब्रियम आ गया. अब इसमें कुछ अनरिएक्टेड हाइड्रोजन है, अनरिएक्टेड आयोडीन है और कुछ HI भी फॉर्म हो चुका है. इस तरह का ये कंटेनर है. ठीक है ना, ये कंटेनर हो गया मेरा रिएक्शन कंटेनर. अब इस रिएक्शन कंटेनर में मैं कुछ आइसोटोपिक आयोडीन ऐड करता हूँ. ठीक है, आइसोटोपिक आयोडीन. देखो आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, तो मैं 128 या 129 का जो आइसोटोप आता है वो लेके इसमें ऐड करता हूँ. इसको स्टार से अपन जनरली दिखाते हैं इस तरह से टू शो एन हेवियर आइसोटोप. इसको अपन जनरली स्टार से दिखाते टू शो टू इंडिकेट एन हेवियर आइसोटोप. समझ में आया ना. सो ये अपन दिखा रहे हैं कि तो ये ऐड कर दिया. अब देखो इक्विलिब्रियम तो आ चुका है. ठीक है ना, अब इक्विलिब्रियम में मैंने क्या कर दिया है, कुछ आयोडीन ऐड कर दिया. अगर इक्विलिब्रियम में स्टैटिक प्रोसेस होता, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा अगर होता तो आयोडीन ऐड करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़न्ट इट. लेकिन जैसे ही मैंने आयोडीन ऐड कर दिया, मैं थोड़ी देर बाद एनालाइज करता हूँ इस रिएक्शन मिक्सचर को, तो मेरे को क्या दिखता है, कुछ HI ऐसा है जिसमें आयोडीन आ चुका है, ये नया वाला आइसोटोपिक आयोडीन आ चुका है. कुछ मेरे को ये भी दिखेगा कि कुछ आयोडीन जो था I2 वो इस तरह के भी आए हैं. समझ में आया ना. मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास जो रिएक्शन मिक्सचर था उसमें क्या क्या था. स्टार्टिंग में जब इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इक्विलिब्रियम H2 था. ओके, कुछ I2 था और कुछ HI भी था. बराबर, ये मेरा पहला इक्विलिब्रियम था. ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन फ्लास्क है. ओके, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें दूसरा आयोडीन डाल दिया, आइसोटोपिक आयोडीन. ओके, सो अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या मिलेगा मेरे को, ये आयोडीन तो मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज आइसोटोपिक आयोडीन, प्लस सम HI मिलेगा जिसमें आइसोटोपिक आयोडीन है, प्लस कुछ I मिलेगा जिसमें आइसोटोपिक आयोडीन रहेगा. समझ में. अब ये जो प्रोडक्ट है ये तभी फॉर्म हुए जब रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो रही है एट द सेम टाइम. ठीक है ना, तभी तो ये आयोडीन रिएक्ट हुआ ना. ये आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ और जो आयोडीन था वो इसके साथ भी रिएक्ट हुआ, जो HI है वो इसके साथ रिएक्ट हुआ है ना. तो जो HI बन रहा था आइसोटोपिक वाला उसके साथ, तो वहाँ पे आयोडीन एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली. सो लॉट ऑफ दिस थिंग्स आर हैपनिंग. यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही है बेसिकली, एंड दैट इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव फॉर दीज प्रोडक्ट्स.
ओके ये प्रोडक्ट ये तो अपन ने ऐड किया था, है ना. सो इसका अपन बात नहीं कर रहे बिकॉज वी एडेड दैट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी टॉकिंग अबाउट दीज आयोडीन्स. ओके ये यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि आइसोटोपिक आयोडीन एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है. ऑलराइट ये तभी रिएक्ट करेगा जब इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ हो रहा है. एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज़ हैपनिंग एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट दिस प्रोडक्ट्स. ओके सो what this proves is that जो equilibrium है that is actually a dynamic process, not a static process. okay इसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये विजिबल एग्जाम्पल है, बहुत कॉमनली इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे दिखाया जाता है स्टूडेंट को. तो वी हैव N2O4 गैस. ओके N2O4 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है, इसका डायमर है नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड बोलेंगे इसको, दिस इज डाइनाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड. ठीक है ये जो गैस है दैट इज़ एक्चुअली कलरलेस. ठीक है लेकिन इट इज़ नॉट अ स्टेबल गैस, इट इज़ नॉट अ वेरी. ठीक है सो मैं क्या बता रहा था कि ये जो N2O4 है दैट इज़ एक्चुअली अ कलरलेस गैस बट इट इज़ अनस्टेबल. इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू ब्राउन गैस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है ना, तो ये गैस में डिकम्पोज हो जाता है. सो होता है कि ये जो गैस है डाइनाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड दैट इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर. ठीक है लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल है और हाई टेम्परेचर पे अपने को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है. हाई टेम्परेचर पे दिस इज लो टेम्परेचर, दिस इज हाई टेम्परेचर. समझ में आया. सो अगर मैं ये गैस इसको अगर रेफ्रिजरेटर में रख दूँ मान लो तो ये मेरे को कलरलेस दिखेगा. इसको अगर मैं बॉइलिंग वाटर में डाल दूँ तो ये मेरे को क्या दिखेगा, ब्राउन दिखेगा. क्यों ब्राउन, क्योंकि अभी मेरे को NO2 मिलेगा उसमें. ठीक है सो अपन ने क्या किया, वही किया. अपन ने एक वायल लिया जिसमें N2O4 है और उसको मैंने आइस बाथ में डाल दिया तो ये कलरलेस दिखेगा मेरे को. ठीक है और दूसरा वायल वैसा ही वायल लिया बेसिकली और उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दिया तो ये मेरे को ब्राउन दिखेगा, क्योंकि हॉट वाटर या 100 डिग्री पे अपने को क्या दिखता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिखता है, ब्राउन गैस. ओके रेडिश ब्राउन गैस दिखता है. अब मैंने क्या कर दिया, एक दूसरा कंटेनर ले लिया एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे और दोनों वायल्स को उसमें मैंने इंसर्ट कर दिया. ठीक है तो यहाँ पे मेरे को क्या ऑब्जर्वेशन दिखता है, बेसिकली इफ़ यू लुक एट इट, ये जो ए था इसका कलर जो है क्या होगा, लाइट हो जाएगा. सॉरी इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा. ठीक है इसका कलर डार्क और इसका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि NO2 जो है वो N2O4 में कन्वर्ट हो गया और N2O4 ये NO2 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है दोनों का टेम्परेचर सेम है. ओके दोनों का टेम्परेचर इज़ बेसिकली सेम. तो एट सम पॉइंट है ना ये दोनों में सेम मिक्सचर मेरे को मिलेगा, इनका दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मिलेगा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ दिस गैसेस आर गोइंग टू बी सेम इन A एंड B इन दिस कन और इसके वजह से दोनों का कलर एक जैसा रहेगा. ठीक है ये लाइट हो रहा है और ये डार्क हो रहा है लेकिन सेम टेम्परेचर रहने की वजह से यहाँ पे मेरे को दोनों में A और B में सेम कलर मिलेगा. ठीक है अगर मैं फिर से इसको हॉट वाटर में डालता हूँ तो ये डार्क हो जाएगा, कोल्ड वाटर में डालता हूँ तो ये लाइट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. दिस इज़ ओनली पॉसिबल कि इट इज़ अ इक्विलिब्रियम डायनामिक. हाँ दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी कंसिडर इक्विलिब्रियम एज अ डायनामिक प्रोसेस, इजंट इट. तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल. ठीक है इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके दोनों आसानी से इंटरकन्वर्ट किए जा सकते हैं. कुछ इक्विलिब्रियम इतने आसानी से इंटरकन्वर्ट नहीं किए जा सकते. ओके देर आर वेज यू कैन डू इट बट मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम्स आर नॉट दैट ईजी टू इंटरकन्वर्ट. ठीक है लेकिन वी कंसिडर ऑल दोज प्रोसेसेस टू बी रिवर्सिबल फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टैंड पॉइंट. ठीक है यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं इक्विलिब्रियम का H2 + I2 + इट गिव्स यू 2HI. ठीक है दिस इज ऑल्सो बेसिकली गोइंग टू शो यू दैट इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही है एंड इट इज़ ऑल्सो अ डायनामिक प्रोसेस. ठीक है सो वी कैन स्टार्ट विथ समथिंग लाइक इन दिस डायरेक्शन. ठीक है तो मैंने H2 ले लिया और I2 ले लिया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. H2 और I2 का सेम एक मोल ले लिया मान लो, 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2. तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2. ठीक है अब व्हेन यू स्टार्ट द रिएक्शन
तो उस समय देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी एच आई. सो एच आई का कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहा हूँ मैं, 0 ले रहा हूँ. या अब जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इज गोइंग टू डिक्रीज. तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. उसी तरह से HI का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वैसे वैसे HI का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI. ठीक है. और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, मान लो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, दिस इज, लेट्स से दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं दिखेगा मेरे को. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ HI एज वेल एज H2 एंड I2 ये सेम दिखेगा. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को सेम दिखेगा. अब देखो यहाँ से मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 10 मिनट का टाइम लिया है टू रीच दैट इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. नाउ इफ आई वेट लाइक आफ्टर दिस 1 ईयर भी रुक जाता हूँ मैं, तो भी इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा. 10 मिनट में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया है एंड इट विल ऑलवेज गोइंग टू रिमेन इन दैट इक्विलिब्रियम स्टेट जब तक कि मैं कोई पैरामीटर चेंज नहीं करता. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और समथिंग एल्स. और कैटलिस्ट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाय द वे. ठीक है. बट समथिंग लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम. ठीक है. अब कैटलिस्ट बोलने की आदत है इसलिए मुंह से कैटलिस्ट निकल गया, बट कैटलिस्ट एक्चुअली डजंट चेंज द इक्विलिब्रियम. मैं तुमको बताता हूँ कैटलिस्ट क्या करता है आगे, बट दैट इज़ द थिंग. समझ में आया ना. सो एनी ऑफ दिस पैरामीटर्स अगर चेंज करता हूँ मैं तो ही इक्विलिब्रियम में कोई फ़र्क पड़ेगा. अदरवाइज जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये सालों साल वैसे ही रहेगा. वी स्टार्ट विथ समथिंग लाइक HI. ये डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं ऐसा समझ लो. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. अब इस केस में वी आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, इजंट इट. तो H2 और I2 तो बना नहीं है, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0. ओके. ये कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी 0. तो HI का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा. ऑलराइट. और जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे H2 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज. ग्राफ तुमको थोड़ा बहुत अलग दिख रहा है, बट इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स यू कैन सी दैट. यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इन आइदर केस इज बेसिकली सेम. दोनों केस में कॉन्सेंट्रेशन सेम मिल रहा है मेरे को, वेदर आई स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन और वेदर आई स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. समझ में आता है. ये डायरेक्शन में स्टार्ट करो, ये डायरेक्शन में स्टार्ट करो, किसी भी डायरेक्शन से जाते हो, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन देखोगे, ठीक है, बाकी पैरामीटर सेम होने चाहिए. रिमेंबर दैट. ओके. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल द अदर पैरामीटर्स आर सेम. ठीक है. डजेंट मैटर व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन इज. ठीक है. मतलब इनिशियल जो तुम ऐड कर रहे हो उस कंटेनर में. ठीक है. लेकिन दोनों केसेस में बाकी पैरामीटर सेम है, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वो सेम रहेगा. ऑलराइट. दिस इज द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन and this is the product concentration. Can you see that? है ना. ठीक है. आगे जाके हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. ओके. और काइनेटिक्स में हम देखेंगे ये टाइम वाला फैक्टर कि ये कितना टाइम लगता है उसको कंप्लीट होने में. कंप्लीट होने में बोले तो इक्विलिब्रियम आने में कितना टाइम लगता है, ये अपन काइनेटिक्स में देखते हैं. मैंने तुमको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में ऑलरेडी बताया था. कोई रिएक्शन है, मान लो AA प्लस BB गिव्स यू CC. यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एरो नहीं दे रहा हूँ मैं, ध्यान में रखना, DD. ठीक है. क्योंकि जो हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिख सकते हैं वैसा ही अपन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो A और B है जो छोटे वाले A और B जो है, दीज आर बेसिकली रिएक्शन कोएफिशिएंट. अपन जब बैलेंस करते हैं तो वो रिएक्शन कोएफिशिएंट है इन द बैलेंस इक्वेशन. सो दीज आर सम नंबर्स. ओके. 1 2 3 व्हाटएवर. राइट. वो हो गया. एंड A B and C and D, ये जो कैपिटल वाले ABCD है, दीज आर अपने रिएक्टेंट्स. तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब R इज इक्वल टू, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर. पर्टिकुलर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनलिटी साइन दे देते रादर देन राइटिंग इक्वल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ काय का प्रोडक्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके. मतलब यहाँ पे A का कॉन्सेंट्रेशन,
टाइम्स बी का कॉन्सेंट्रेशन या रेज्ड टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का क्या है ए, बी का क्या है बी, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम। समझ में आया? बाकी तो वर्डिंग से बेसिकली दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। समझ में आया? सो दिस इज बेसिकली फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी तरह से मैं बैकवर्ड के लिए भी लिख सकता हूँ। ओके, सो प्रोपोर्शनलिटी साइन दूंगा मैं, बैकवर्ड्स के लिए इस डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा C कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स D कॉन्सेंट्रेशन और रेज टू द पावर कोएफिशिएंट C एंड D, दैट्स इट, दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल के इक्वल साइन दे दूंगा और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेके आ जाऊंगा K। ओके, सो इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। ओके, इसके दो एप्लीकेशन है थ्योरेटिकली ये दोनों। एक तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपन निकालते हैं इससे, ओके, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन निकालते हैं इससे, और इससे हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से प्रोसीड हो सकता है, होता है नहीं होता है, दैट इज समथिंग दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली किस तरह से ये प्रोसीड हो सकता है कोई रिएक्शन, ये अपन काइनेटिक्स में इसको ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ दिस इज फॉर द this is the rate equation for the forward reaction, this is the rate equation for the backward reaction, ठीक है। जब अपन इस तरह से लिखते हैं तो इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, सो ये अपना रिएक्शन है, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इस तरह से अपन लिखेंगे। ऑलराइट, के अगर जब लिख रहे हैं अपन, दैट इज बेसिकली टू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं अपन। ओके, ए एंड बी आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो अपन बैलेंस करते हैं रिएक्शन में वो, और ये जो है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन द ब्रैकेट, ये है कॉन्सेंट्रेशंस। इसको अपन बोल रहे हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जब मैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ तो इसको अपन बोलते हैं एक्टिव मास। समझ में आया क्या? मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज बेसिकली 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्टिव मास। ओके ओके, अगर मान लो कि रेट इक्वेशन में ये जो कॉन्सेंट्रेशंस है, ठीक है, a to the power a and b to the power b, ठीक है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड b 1 ले लेता, 1 मोल, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ले रहा हूँ, 1 मोल ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो है ये हो जाएगा 1, तो मेरे को मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, और इस तरह से मैं रेट कांस्टेंट को फाइंड कर सकता, ठीक है। रेट कांस्टेंट बोले तो जब 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं अपन और उसको उसका रिएक्शन का रेट अपन फाइंड करते हैं, कितना टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट होने के लिए, दैट बेसिकली इज इट्स रेट कांस्टेंट। ओके, और रेट कांस्टेंट अपने को फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है इक्विलिब्रियम में, ये काइनेटिक्स में तुमको बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। काइनेटिक्स में ये एक सेंटर पॉइंट बन जाता है रेट कांस्टेंट। ओके, अब इसी प्रिंसिपल को हम इक्विलिब्रियम में अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन अपन ने जो देखा, ओके, वो अपन इक्विलिब्रियम में अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले रिएक्शन देखो, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है A to B, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जब आता है, ओके, जब रिएक्शन तुमने स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम आ गया, उस समय क्या कंडीशन होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये कंडीशन होती है, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो गया, इसको इस तरह से लिखेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एंड इसको इस तरह से लिखेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने दिखाया है। ओके, सो फॉर रिलेशनशिप टू बी ट्रू इन अ रिएक्शन दैट इज एसेंशियली गोज टू कंप्लीशन, मान लो ऐसी रिएक्शन है जो कंप्लीट हो रही है, ओके, तो क्या होगा कि ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम बचा है और बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इज़न्ट इट। तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि जो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन है उसका रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसका रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा है। समझ में आया क्या? इसेंशियली द रेट कांस्टेंट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का, मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन,
तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बहुत ज़्यादा अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, बहुत कम रिएक्टेंट लेफ्ट ओवर रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसी रिएक्शन है जो ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती, बहुत कम जाती है, मान लो 5-10% ही हो रही है, तो उस केस में जो बैकवर्ड का रेट जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन विच इज़ दिस इजंट इट, तो रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाएगा। ओके, दिस इज़ नॉट हैपनिंग, यही होगा। इसका मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगा, पूरे के पूरा जो रिएक्टेंट है वो अनरिएक्टेड बचा हुआ है, बहुत कम अपने को प्रोडक्ट मिला हुआ है। समझ में आया ना? तो दैट इज़ बेसिकली समथिंग वी से व्हेन द रिएक्शन इज़ नॉट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर दोनों मान लो के एफ और के बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ये दोनों अगर कंपेरेबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बहुत कम है एक बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं, तो थोड़ा डिफरेंस तो है, ठीक है, एक ज़्यादा है एक कम है, लेकिन कंपेरेबल है, तो उस तरह के रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन देख लो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज करता हूँ फॉर एन बाई वी, ठीक है, एन बाई वी करता हूँ मैं, तो ये मेरे को पी बाय आर टी मिलेगा। ओके, सेम इक्वेशन, एन बाय वी कर दिया मैंने, तो मेरे को पी बाय आर टी मिलता है, बट एन बाय वी इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो पी बाय आर टी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे आर और टी ये जो है, दीज आर बेसिकली कांस्टेंट, रिमेंबर वी टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर हैज़ टू बी कांस्टेंट, सो आर और टी कांस्टेंट ले लेते हैं अपन, तो उसको बोल दिया मैंने एम। ओके, सो एम इज नथिंग बट 1 बाय आर टी, समझ में? So m is some constant basically which depends upon r, which is equal to 1 by r and t, ठीक है। So ये हो जाएगा mp which is basically an equation. So what we are saying is कि concentration is equal to m and p, ठीक है। या फिर you can say concentration, क्योंकि m constant रहेगा हर जगह, so concentration is directly proportional to p, ठीक है, प्रेशर। ओके, ये प्रेशर जो है इसको अपन बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, ध्यान में रखना, पार्शियल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में अपन ने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स यूज़ किए थे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ए टू बी वाला जो इक्वेशन था, ओके, सिंपल इक्वेशन ले रहे हैं, और यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि रेट जो है, ओके, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर सम कोइफिशिएंट, तो इसको ए दे देते हैं अपन, सम कोइफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ, इजंट इट? बट इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर गैसेस है तो आई कैन ऑल्सो यूज़ पार्शियल प्रेशर। समझ में आया क्या? रेट के इक्वेशन में रादर देन यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन, ये जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये मैं प्रेशर से भी इंडिकेट कर सकता हूँ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर से, ठीक है। तो ये अपन आगे देखेंगे किस तरह से अपन इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली देयर इज इक्वेशन बेस्ड अपॉन बोथ कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज पार्शियल प्रेशर। तो अगर मान लो ए इज़ अ गैस, तो इसी को मैं ऐसा लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के पी टू द पावर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए। समझ में आया ना? सो इस तरह से मैं देखो कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द रेट इक्वेशन फॉर गैसेस। ओके, ऑलराइट, एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अपन डिराइव करते हैं बेसिकली यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें फ़र्क ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन हम सिर्फ एक डायरेक्शन में दिखाते हैं, ठीक है, जैसे ए टू बी दिखा है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया, और इसके लिए अगर मैं रेट इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, ओके, लेट्स कॉल इट ए। सो दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ में आ गया? दैट इज अ लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जो इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखते हैं, दैट हैज़ टू बी फॉर द इक्विलिब्रियम प्रोसेस इटसेल्फ, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसके लिए अपन लिखते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो इसी से अपन डिराइव करते हैं। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन लॉ के लिए हो गया, वैसे रिवर्स प्रोसेस के लिए लिख लो, हम बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, ठीक है।
इसका लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड के लिए, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर बैकवर्ड्स के लिए। समझ में आया? राइट, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन जो अपना ये इक्वेशन था। आई शुड हैव रिटन इट हियर, लेकिन शायद से स्किप हो गया। सो ही इज द इक्वेशन a to the power a प्लस b गिव्स यू इक्विलिब्रियम, है ना, c प्लस d। ये इक्वेशन है अपना। उसके लिए अपन लिख रहे रेट ऑफ फॉरवर्ड, ओके, kf इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, a to the power a b to the power b इज इक्वल टू kb फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, c to the power c एंड d to the power d, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों कांस्टेंट्स को एक जगह ला लेता हूँ और दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक जगह ला लेता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई सी इज kf by kb इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ठीक है ना। सिंपल चीज़ ध्यान में रखो कि जो kf बाय kb ये क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम रेट दोनों के इक्वल है, इसलिए kf और kb का रेशो ले रहे हैं अपन, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेशो ले रहे हैं। तो फॉरवर्ड में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है उनका कॉन्सेंट्रेशन ले रहे और उनको कोई किसी कोएफिशिएंट से रेज कर दो, जो भी उसके बैलेंस्ड इक्वेशन में है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो भी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लो और उसका जो भी कोएफिशिएंट बनता है उसको लिख दो पावर में, ठीक है। इस kf by kb को हम बोलते हैं बड़ा K, ठीक है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग बट दिस। समझ में आया क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ओवर बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, ये रेशियो है, ठीक है। दोनों कांस्टेंट रहने की वजह से मैंने एक दूसरा कांस्टेंट, नया कांस्टेंट उसको असाइन कर दिया K, ये मेरे को असाइन कर दिया। सो K इज इक्वल टू, ओके, दिस प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रेज टू इट्स पावर ऑफ कोएफिशिएंट, ओके। सो दैट इज बेसिकली K। अब कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हैं इसलिए Kc यूज करें। अगर प्रेशर यूज करते तो Kp यूज करते, ठीक है। Kp भी यूज करते जब प्रेशर अपन यूज करते। तो इसका इक्वेशन मैं लिख के बताता हूँ तुमको, डोंट वरी। बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के जगह ऑल वी हैड टू डू इज यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। सो लेट्स यूज पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, ठीक है, टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। क्लियर है क्या? सो ये आ रहा है पार्शियल प्रेशर के लिए जब यूज़ करेंगे तो Kp, कॉन्सेंट्रेशन जब यूज़ करेंगे तो Kc, ओके। सो ये जो इक्वेशन है इसको अपन बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम का लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इज दिस क्लियर? ओके, सो इफ यू लुक एट इट, law of chemical equilibrium is nothing but ratio of laws of mass action, okay। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों का लॉ ऑफ मास एक्शन का रेशियो है बेसिकली, ठीक है। इट्स एक्चुअली बैकवर्ड ओवर फॉरवर्ड, ठीक है। सो दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फॉर अस, दैट इज Kc, ओके। Kc या Kp अपन आगे देखेंगे Kc और Kp का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। दोनों में रिलेशन, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। Kc इज़ नॉट इक्वल टू Kp इन ऑल केसेस। कुछ कुछ केसेस में होता है, कुछ कुछ केसेस में नहीं होता है, बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। और उनका रिलेशनशिप अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो Kc जो है दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन अगर है तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक Kc रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा एट दैट टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो लेते हैं अपन यहाँ पे हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस, अंडरस्टूड है क्या? सो यहाँ पे जो टेम्परेचर अपन लेते हैं दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। एट दैट टेम्परेचर हम बोलते हैं कि इसका जो भी Kc रहेगा, वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब तक अपन टेम्परेचर चेंज नहीं करते Kc इज़ कांस्टेंट।
जब तक अपन टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे केसी कांस्टेंट रहेगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता है इसका, ठीक है। अगर केसी ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है, केसी अगर कम है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा है। समझ में आया? तो वी कैन एक्चुअली सी कि विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम इज़, ठीक है, बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द केसी। आगे इसको डिस्कस करेंगे। ओके, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमेशा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं। अगर गैशियस रिएक्शन है तो उसके लिए अपन केपी लिखते हैं, मैंने ये लिख के दिखाया था तुमको, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली दैट, एंड केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर गैशियस रिएक्शन। ओके, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। समझ में? केसी के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस यूज़ करेंगे और केपी के लिए इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स यूज़ करेंगे फॉर गैसेस। देखो यहाँ पे जब पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है, दैट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर गैसेस, क्योंकि गैसेस ही पार्शियल प्रेशर एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजंट इट? सॉलिड और लिक्विड का तो कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड का कोई कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होता। तो जब अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अप्लीकेबल टू सॉल्यूशंस एंड गैसेस, ठीक है। सॉल्यूशन और गैसेस दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन अपन लिख सकते हैं। जब पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ गैसेस के लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज नॉट गोइंग टू बी अप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। केसी और केपी का रिलेशनशिप देखना है आप देखो, ठीक है ना। सो ये इक्वेशन ले लिया अपन ने, a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी, ठीक है। देयर आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड दे आर ऑल गैसेस। ओके, सो केपी का अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं। केपी के लिए पार्शियल प्रेशर लेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, हमेशा ध्यान में रखना जब भी अपन केसी या केपी लिखते हैं तो वी ऑलवेज एक्सप्रेस इन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो केसी लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो केपी लिखेंगे, ठीक है। सो पी सी टू द पावर सी, पी डी टू द पावर डी एंड पी एन पी बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने चेंज कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सो प्रेशर के जगह मैं ले रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। प्रेशर की जगह क्या ले रहा हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ पे मोल्स के जगह हो जाएगा पार्शियल मोल्स ऑफ ए। आर और टी ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। रिमेंबर वी हैव टू कीप एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने अगर वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज किया तो भी प्रेशर चेंज होगा, और आर तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी। सो वी कैन नॉट चेंज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बिकॉज वी वांट टू हैव वन वेरिएबल ओनली विच इज़ पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि रादर देन यूजिंग पी ए, जैसे यहाँ पे पी ए के जगह मैं क्या करूँगा, ये पूरे के पूरा इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है, एंड सी दैट यस। उसी तरह से पी सी के लिए मैं ये इंसर्ट करूँगा, पी डी के लिए ये इंसर्ट करूँगा एंड पी बी के लिए ये इंसर्ट करूँगा। ये समझ में आया क्या किस तरह से आ रहा है? इसका लिख के दिखाओ या दिख रहा है क्लियरली? इट शुड बी ऑब्वियस आई गेस। ओके, ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। ओके, पार्शियल प्रेशर के जगह अपन एन आर टी बाई वी लिख रहे हैं और जो भी कंपोनेंट है उसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं उससे लेटर से ए बी सी डी से, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखो आर और टी ये हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो बाहर निकालने के बाद ये हो जाएगा आर टी टू द पावर सी, आर टी टू द पावर डी, आर टी टू द पावर ए, आर टी टू द पावर बी, ठीक है ना। सो ये हो गया आर टी बाहर। अब रहा एन बाय वी, तो एन बाय वी क्या होता है? व्हाट इज एन बाय वी? एन बाय वी इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पे यही इक्वेशन को इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, एन बाय वी इज कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं मोलरिटी लेता हूँ एम आर टी,
m क्या है, मोलैरिटी है, isn't it? m by v is nothing but molarity. So pressure is equal to molarity times RT. ये भी मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ. यहाँ पे m is nothing but concentration, ठीक है, और उसको अपन इंडिकेट करते हैं by n by v. So n by v इसके जगह मैं concentration of C लिख सकता हूँ, ओके, इसके जगह concentration of D लिख सकता हूँ, इसके जगह concentration of A लिख सकता हूँ, और इसके जगह concentration of B लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय अपना RT और फिर टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स. ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे अपन. सो व्हाट वी गेट इज Kp, रिमेंबर Kp यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C ब्रैकेट में, ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ वैसे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C ब्रैकेट में, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D हो जाएगा ब्रैकेट में, concentration of A ब्रैकेट में, एंड concentration of B ब्रैकेट, ठीक है, वही लिख रहे हैं अपन. सो वी गेट दैट Kp इज इक्वल टू C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B. और ये जो RT वाला जो था अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, न्यूमरेटर में C प्लस D है, डिनोमिनेटर में A प्लस B है. जब अपन सॉल्व करते हैं तो वी गेट RT टू द पावर C प्लस D माइनस A माइनस B, ठीक है. सो ये हो गया तुम्हारा RT, ठीक है. व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट Kc, ठीक है. Kc का इक्वेशन अगर लिखते तो अपन ऐसा ही लिखेंगे ना, राइट, दैट इज Kc. सो अपना इक्वेशन क्या बनता है, Kp इज इक्वल टू Kc टाइम्स, ठीक है, RT तो वैसे की वैसी है. ये जो टर्म है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली गैशियस कोएफिशिएंट्स, बरोबर है, गैशियस कोएफिशिएंट्स A टू द पावर A प्लस B, C to the power C plus D to the power D, isn't it? अब यहाँ पे A, B, C और D क्या इंडिकेट कर रहा है, सारे गैसेस है बाय द वे, ठीक है, these are all gases. तो A, B, C, D स्मॉल वाले क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसेस, isn't it? अगर मैं C प्लस D करता माइनस A प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा Ng हो जाएगा, सॉरी डेल्टा Ng, करेक्ट, मोल्स ऑफ गैसेस हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली RT टू द पावर डेल्टा Ng. Ng बोले तो मोल्स ऑफ, डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ गैशियस कंपोनेंट फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड, ठीक है. सो ये अपना इक्वेशन बनता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ध्यान में रखना, ओके. तुमको ये इक्वेशन ध्यान में ही रखना है. Kp इज इक्वल टू Kc टाइम्स RT टू द पावर डेल्टा n, ठीक है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन, ओके. द रीज़न वाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट इज बेसिकली इट टेल्स यू रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc. Kp और Kc का रिलेशनशिप है. रिमेंबर Kp इज equilibrium constant when we use partial pressure, Kc is equilibrium constant when we use concentrations, ठीक है. तो एक ही रिएक्शन में, जैसे ये रिएक्शन में मैं इक्विलिब्रियम लॉ को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ. एक मैं पार्शियल प्रेशर लेके यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा आई कैन यूज़ कॉन्सेंट्रेशंस, ओके. तो कौन सा यूज़ करना है डजंट रियली मैटर, तुमको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा यूज़ करना है बेसिकली. लेकिन अगर तुमको मान लो Kp पूछा है, ठीक है ना, तो तुमको Kc अगर तुम निकाल सकते हो बड़े आसानी से तो निकाल लो. उसको फिर RT डेल्टा n से मल्टीप्लाई कर लिया तो तुमको क्या मिल जाएगा, Kp मिल जाएगा, ठीक है. या वाइस वर्सा तुम कर सकते हो. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी गोना डिस्कस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, और इसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इफ़ नॉट देन यू गाइस कैन लीव. आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच, बाय.